मेरा ही तो साफ तौर मानना है कि अथॉरिटेरियन सिस्टम तो हमारा पहले से हो चुका है, जिसमें कि चुनाव होते हैं और चुनाव जीत आराम से पार्टी जीत लेती है, इस तरीके का मैनेजमेंट उन्होंने कर लिया। लेकिन अगर आप सरकार का पूरा स्वभाव देखेंगे तो अपने आप में डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक अधिनायकवादी इस वक्त सिस्टम है, जिसमें सब कुछ वही होता है जो सरकार चाहती है, विपक्ष की कोई पूछ नहीं, प्रेस की कोई पूछ नहीं, कहीं किसी की कोई औकात नहीं। अब उस पूरे सिस्टम में को टोटलिटेरियन सिस्टम की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसलिए जो सवाल आपने खड़ा किया 2/3 बहुमत को, मैं दरअसल इसमें कुछ और चीजें भी जोड़ना चाहता हूं। ये जो 2/3 बहुमत जो जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये महज इत्तेफाक नहीं है कि ये सब कुछ 2024 के चुनाव के बाद किया जा रहा है। यानी 2024 के चुनाव में जो इनको झटका लगा था, उससे सबक सीखते हुए एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी परमानेंटली सरकार में बनी रहे, और ये सब कुछ कानूनी तौर पर होगा, संवैधानिक तौर पर होगा। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, ये दरअसल पूरी व्यवस्था ऐसी बना दी जाए कि जहां एक तरीके से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो और जिसमें एक नेता के नाम पे चुनाव हो और छोटी पार्टियां और विधानसभाओं के जो मुद्दे हैं वो गौड़ हो जाए। एक तो वो जो वन नेशन वन इलेक्शन का बात, दूसरा उसके साथ साथ जो SIR का पूरा कार्यक्रम शुरू किया गया है, तीसरा जो नागरिकता को लेकर जो सवाल खड़े कर दिए गए कि भाई पासपोर्ट भी अब आपका नागरिकता का अधिकार नहीं, आधार कार्ड तो पहले से ही नहीं था, ये नागरिकता का प्रश्न जो खड़ा कर दिया, और उसके संदर्भ में जो ये CAA का सवाल खड़ा हो रहा है कि वो भी बहुत जल्द हो सकता है, और अब ये 2/3 बहुमत जुगाड़ करने की जो पूरी कोशिश है। तो ये सारी चीजों को अगर आप एक साथ अगर जोड़ लें तो ये लगता है कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये सिर्फ चुनाव जीतने तक की एक्सरसाइज नहीं है, मतलब कि हम ये कहें कि सिर्फ चुनाव जीतने तक की एक्सरसाइज है, ये चुनाव जीतने तक की एक्सरसाइज नहीं है, कुछ बड़ा होने वाला है। और कुछ बड़ा होने वाला है इस संदर्भ अगर आप देखें, क्योंकि भारत के संविधान में अगर आपको कुछ बुनियादी बदलाव करने हैं, कुछ बेसिक बदलाव करने हैं, तो उसके लिए आपको 2/3 बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ आपको 2/3 जो राज्यों की विधानसभा है वहां से भी संस्तुति चाहिए। तो अगर आज की तारीख में अगर आप देखें तो 22 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां NDA सरकार का बहुमत है, आज यानी उनकी सरकार है। 16 राज्य हैं जिनमें बाकायदा इनकी सरकारें हैं, और बाकी को अगर आप जोड़ लेंगे तो कुल मिलाकर जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो मिलाकर 22 हो जाती है। तो 22 राज्य और यूनियन टेरिटरीज, और साथ ही साथ संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत का इंतजाम। राज्यसभा में तो ये लगभग बहुमत 2/3 लगभग इनको मिल चुका है, 8 या 9 और सांसदों की जरूरत है जो आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। लोकसभा के अंदर जरूर अभी संकट है 40 के आसपास, और इनकी नजर इस बात पे लगी हुई है कि क्या DMK इनको सपोर्ट कर सकता है क्या, क्योंकि DMK में आज की तारीख में काफी अच्छे सांसद उनके पास है, 22-23 के आसपास सांसद है। उसके अलावा क्या समाजवादी पार्टी में कोई तोड़फोड़ की जा सकती है, जिसकी बहुत चर्चा इस वक्त चल रही है। तो ये अनायास नहीं। और उसके बाद अगर आप इस घटनाक्रम को अगर पश्चिम बंगाल से जोड़ के देखिए, जहां तृणमूल कांग्रेस के न केवल विधायक दलों को तोड़ा गया है बल्कि संसदीय दल को भी तोड़ा गया है, और साथ ही साथ अब विधायकों, नेताओं, MPs को इस कदर आप बेबस मजबूर कर दें कि सड़क पर निकलकर कैंपेनिंग तक न कर पाए। ये जो अंडे का जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, जो अंडे फेंके जा रहे हैं, उनके दफ्तरों के बाहर खड़े होकर जो चोर के निशाने लगाए जा रहे हैं, उनके लोगों को पकड़ के, नेताओं को पकड़ के, मैं पहली बार देख रहा हूं इन सब चीजों को। मतलब चुनाव मैंने बहुत सारे देखे, लेकिन इस चुनाव के बाद इस तरीके की हरकतें कि आप तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के कमर में आप रस्सी बांध के पूरे शहर में उनको घुमाएं, उनके ऊपर अंडे फेंके जाए, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाए, उनको गालियां दी जाए, और ये सब लोग वो हैं जो सोसाइटी के प्रोमिनेंट लोग लोकल एरिया में हैं। ये जो पूरा जो प्रयोग इस वक्त पश्चिम बंगाल से चल रहा है, दरअसल ये मुझे 1930 के हिटलर के शासन की याद दिलाता है कि ये एक ऐसा खौफ पैदा कर दे लोगों के मन में कि जो जरा सी भी अगर कोई राजनीतिक तौर पर विरोध करने की कोशिश करे तो उसको पूरी तरीके से आप नेस्तनाबूद कर दें। तो तृणमूल कांग्रेस इसका उदाहरण है, और इससे बड़ा उदाहरण भारत की राजनीति में हो ही नहीं सकता कि जिस नेता को जो 3 बार की मुख्यमंत्री थी, उसकी विधायक दल को आपने 3/4 तोड़ दिया, जो संसदीय दल है उसको 2/3 आपने तोड़ दिया। महुआ मोइत्रा जैसी तेज तर्रार नेता को उसके दफ्तर में घेर लेना और उसके ऊपर लगातार अंडे पत्थर मारना, पुलिस से गुहार करने के बाद पुलिस का आना लेकिन इंटरव्यू न करना, अभिषेक बनर्जी की पिटाई होना, तो ये योजना के तहत हो रहा है। क्या ये संभव है कि नरेंद्र मोदी एक बार कह दे कि नहीं ये सब रुकना चाहिए तो रुकेगा नहीं?
2 मिनट के अंदर, 2 क्षण के अंदर रुक जाएगा। किसकी हिम्मत है, किसकी औकात है। लेकिन अब वो कहा जा रहा है कि जनता से इंसाफ कर रही है, जनता इनसे इतनी ज्यादा नाराज है, अब वो इंसाफ कर रही है। तो ये जो कुछ भी किया जा रहा है, ये दरअसल एक बहुत ही खतरनाक ब्लूप्रिंट है जिसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। कम से कम मेरे पास अभी वो जानकारी नहीं कि वो क्या चीज हो सकती है, लेकिन इनको इस बात का अंदाजा था कि आप 2024 के चुनाव का जो सबसे बड़ा सबक ये था कि आप बोलकर संविधान का बदलाव नहीं कर सकते। अगर आपने उसको करने की कोशिश की तो फिर जनता आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। अब 2029 के पहले मैनेज करके क्या संविधान में आप इतना बड़ा बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं कि जो उनकी विचारधारा के जो अभीष्ट अंग हैं उनको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, या कुछ और? मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का इस तरीके से टूटना, एक के बाद एक, और पावरफुल लीडर्स की पार्टीज का टूटना, ये अच्छे संकेत तो कम से कम नहीं है। आपने कहा कि दूसरे मंचों पे भी एक आध जगह आपने कहा है, मैंने उसको देखा सुना है कि बहुत बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। अच्छा, आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो बड़ा क्या होने वाला है, इसको अभी ठोस रूप से रेखांकित, परिभाषित नहीं किया जा सकता या उसकी रूपरेखा नहीं बनाई जा सकती। एक अंदाज ये होता है कि ये लोग इस तरीके से परिसीमन पर ये साबित कर देंगे कि उन्हें 2/3 बहुमत जुगाड़ करने का तरीका आता है। परिसीमन के वक्त भले कुछ सीटें कम रह जाएं तो वो एब्सेंटिज्म के जरिए गैरहाजिर करके वो कर लेंगे। फिर उसके बाद में एक हल्ला और बोलेंगे ताकि वो अगली बार एब्सेंटिज्म की भी जरूरत ना पड़े। और इस तरह करके जैसे ही उन्हें 2/3 बहुमत, एक वर्किंग 2/3 मेजोरिटी मिलेगी, वैसे ही ये संविधान में संशोधन करने का इनका जो भी डिजाइन होगा, जो कहीं खुफिया तौर पर पृष्ठभूमि में कहीं कुछ इनके रणनीतिकार बैठ के उसको तैयार कर रहे होंगे। क्योंकि संविधान बदलने के बारे में इन लोगों के इरादे कभी छुपे हुए नहीं रहे। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको तथाकथित रूप से उदार माना जाता था, मैंने तो खैर कभी माना नहीं, तथाकथित रूप से उन्हें उदार माना जाता था, उन्होंने तो संविधान की समीक्षा करने के लिए आयोग ही बना दिया था। और अगर वो 2009 में, 2004 में थोड़े से लड़खड़ाई नहीं होते, यानी कांग्रेस से जरा सा पीछे नहीं रह गए होते, और फिर से अगर उनकी सरकार बन जाती, तो वो आयोग बाद में फिर अगले 3-4 साल और काम करता रहता और धीरे धीरे वो संविधान में संशोधन की तजवीजें जो है करने लगता, जो उस वक्त तक नहीं कर पाया था। तजवीजें करने लगता और फिर संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती, या उनकी बात पूरी तरीके से हवा में होती, उसकी बहस चल रही होती, और लोगों को जैसे किसी चीज की लगातार बहस आप करवाते रहे तो लोगों को लगने लगता है कि फिर ये बहुत कोई नई और अजूबा चीज नहीं है। फिर एक दिन जब वो हो जाती है तो लोग तब तक उसके अभ्यस्त हो जाते हैं कि भाई ये तो होना ही था, इतने दिनों चर्चा चल रही थी, इसमें क्या नई बात है, कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए। इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के तर्क जो है लोगों के गले उतारे जाने लगते हैं। लेकिन दुर्घटना ये हुई हिंदुत्ववादियों के साथ में कि अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव नहीं जीत पाए। फिर 10 साल का एक अंतराल आया, कांग्रेस आ गई। कांग्रेस ने जैसे सरकार चलाई, हम सब लोगों को उसकी कहानी पता ही है, किस तरह वो हारी उसकी कहानी भी पता है। लेकिन ये लोग संविधान संशोधन करना चाहते हैं, और ये आपने बिल्कुल ठीक चिन्हित किया। अगर वो पहले से घोषित करके संविधान संशोधन करेंगे तो इनके खिलाफ नाराजगी पैदा हो जाएगी उन तबकों में जो आरक्षण से लाभान्वित हो रहे हैं शुरू से, आदिवासियों में, दलितों में, ओबीसी जातियों में, और फिर इनको दिक्कत होगी वोटों की गोलबंदी में। तो इन्होंने बिना घोषित किए हुए संविधान संशोधन की तरफ ये चल पड़े हैं, और उसकी शुरुआत होगी परिसीमन से। ये तो इतना तो कम से कम बिल्कुल तय है। और मैं ये मानता हूं कि जो वनडे, आपने ठीक ही कहा कि जो एक चुनाव वाली सारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन वाला पूरा मामला है, वो भी इसका हिस्सा है। और जो एक नागरिक संहिता हो, एक विवाह संहिता हो सारे देश में, वो भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आशुतोष जी, देखिए, जो आपने संविधान में संविधान संशोधन नहीं करेंगे, ये संविधान को बदलेंगे। दरअसल संविधान संशोधन तो छोटी माइनर चेंजेस हैं, जो मतलब मेरे कहने का वही था, कहने का मतलब वही था। तो ये जो और ये संविधान बदलेंगे, मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन, बिना संविधान को बदले आप इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र को नहीं लागू कर सकते। और हिंदू राष्ट्र ही दरअसल संघ की विचारधारा की जो यात्रा है उसका अंतिम पड़ाव है।
दूसरा कोई पड़ाव नहीं। आप 100 साल से आप संगठन चला रहे हैं तो इसलिए नहीं चला रहे हैं कि आप नेहरू, गांधी और अंबेडकर के संविधान को स्वीकार करना चाहते, जिसको आपने जिस दिन बना था, जिसने अडॉप्ट किया था, उस दिन ही आपने इसको आपने रिजेक्ट कर दिया था। और गोलवलकर ने रिजेक्ट नहीं किया था, सावरकर ने भी रिजेक्ट किया। यानी जो हिंदुत्ववाद की जो बुनियाद है वो इस संविधान के खिलाफ खड़ी हुई है, और इसको आरएसएस ने कभी छुपाया भी नहीं। दिलचस्प बात, बड़ी खूबसूरत बात यह है कि इसको आरएसएस ने कभी छुपाया ही नहीं। हम लोग ही शायद शुतुरमुर्ग थे, हमने अपनी सर गर्दन में गाड़ रखी थी बालू के अंदर और कह रहे थे नहीं संविधान नहीं बदला जाएगा। मुझे कभी कोई कंफ्यूजन नहीं था। आप देखिए, आप जितने गोलवलकर के बारे में तो मैंने आपको बताया, इसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी कहीं ना कहीं बाला साहब देवरस के पास है। लेकिन अगर आप देखें तो रज्जू भैया, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जब उन्होंने तो इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिख के बाकायदा कहा था कि संविधान में बदलाव की जरूरत है, बिल्कुल लेख लिखा था उन्होंने। उसके बाद सुदर्शन जो आरएसएस के प्रमुख बनते, सुदर्शन ने करण थापर को इंटरव्यू में, करण थापर ने उनसे पूछा, अगर मुझे ध्यान पड़ रहा है जब वो आरएसएस के प्रमुख बने तो उस वक्त की बात है, भारत के संविधान को आप मानते? बोले बिल्कुल नहीं। क्या आप इस संविधान को रिजेक्ट करते? हाँ, पूरी तरीके से रिजेक्ट करते। क्या नया संविधान? ये दीज आर ऑन रिकॉर्ड। ये 2002 की बात, 2000 की बात है। उसके बाद 2007 में भी इसी तरीके का एक इंटरव्यू, जिसमें भी सुदर्शन ये कहते हैं कि भारत के संविधान को हम नहीं मानते, भारत के संविधान को बदलना चाहिए। अब ये उसके बाद आपने देखा होगा कि मोहन भागवत कभी बीच का रास्ता लेते हैं, कभी वो भी संविधान बदलने के बारे में बातचीत करते हैं। और वो तो आरएसएस ने कभी इस बात को नहीं छुपाया कि भारत के संविधान को वो नहीं मानते। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब इनके ऊपर गांधी जी की हत्या के बाद जब बैन लगा, तो उस बैन को हटाने के लिए जो गोलवलकर को के सामने 3 शर्तें सरदार पटेल ने रखी थी, उसमें 2 शर्तें थी। एक कि भारत के संविधान को मानना पड़ेगा और भारत के तिरंगे को सल्यूट करना पड़ेगा। ये 2 शर्तें थी। यानी सरदार पटेल के भी दिमाग में ये बात थी कि दरअसल ये भारत के संविधान को नहीं मानते हैं और इनसे भारत के संविधान मानने की प्रतिज्ञा करवा लेनी चाहिए, नहीं तो ये बाद में दिक्कत पैदा करेंगे। सरदार पटेल ये भी लिखते हैं अपने किसी भाषण में, मुझे अच्छी तरीके से जहां तक याद पड़ रहा है, 1949-1950 की बात है, कि आरएसएस के लोग फोर्सफुली यानी बल प्रयोग करके हिंदुस्तान की सरकार पे कब्जा करना चाहते हैं, जो हम उन्हें कभी करने नहीं देंगे। ये जो भाषा है, ये भाषा दरअसल गांधी जी की हत्या के बाद इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि लगभग 2 दशक तक ये चुप रहे, और फिर समाजवादी आंदोलन ने इनको एक तरीके से नया जीवन दिया, और फिर वहां से यहां तक की यात्रा पहुंच गई। अब 2024 के ठीक पहले देखिए, एक के बाद एक सांसद वो कह रहे हैं हमें तो 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि भारत का संविधान बदलना है। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जबकि हाल में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने तो बाकायदा मिनट में एक लेख लिख के कहा था कि भारत के संविधान को बदलने का वक्त आ गया, अब भारत को नया संविधान चाहिए। उन्हीं के एक और नीति आयोग के अध्यक्ष थे जिन्होंने कहा था भारत में टू मच डेमोक्रेसी, क्योंकि इससे डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो माहौल बनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इत्तेफाक की बात क्या है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से संविधान की कॉपी लेकर देश देश में घूमना शुरू कर दिया, उससे दलितों और पिछड़ों में यह भावना पहुंच गई कि ये जो है। आशुतोष, एक बीच में एक बात बताएं मुझे, एक ऐसे व्यक्ति ने जिनको हम और आप दोनों जानते हैं, मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, वो बात नहीं होगी, वो पत्रकार रहे हैं, मेरे साथ उन्होंने काम किया है, आप भी सब उनको जानते हैं, अभी भी वो एक बड़े मुकाम पर आरएसएस द्वारा बैठाए हुए हैं। उन्होंने मुझसे साफ तौर पर कहा 2024 के चुनाव के बाद कि हम लोगों को पहले से ये डर था कि कांग्रेस संविधान में परिवर्तन का मुद्दा उठाएगी, और कांग्रेस की रणनीति में ये पहले से है कि कांग्रेस संविधान का उठाएगी, और हमारे देखते देखते राहुल गांधी वो लाल किताब संविधान के गुटका को लेकर निकल पड़े और उन्होंने पूरा माहौल बना दिया। ये उन्होंने मुझसे कहा था, ये केवल बीच में जोड़ रहा हूं आपकी बात में। जी मैं अच्छी तरीके से उनको जानता हूं, और ये वो सज्जन है जिन्होंने मुझे, जब मैं बहुत छोटा रिपोर्टर था, करियर मैंने शुरू किया था, तब वो नेहरू गांधी परिवार के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम है कि जिस दिन नेहरू गांधी परिवार खत्म होगा उस दिन ये कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी, यानी तब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सपनों का भारत बनेगा। तो जो बात मैं ये कह रहा हूं कि मामला संविधान में संशोधन का नहीं है, संविधान को पूरी तरीके से आमूलचूल बदलाव का भी है, का भी एक की दिशा में उठाए गए कदम मुझे लगते हैं। अब देखिए, अभी आज के अखबार में खबर छपी है, कल के अखबार में खबर छपी, जिसमें ये कहा गया है कि एक कानून लाया जा रहा है जिसमें अगर कोई मुख्यमंत्री, कोई भी नेता अगर 20-30 दिन तक जेल के अंदर रहता है तो उसको स्वतः हट जाना चाहिए। आप किसी भी अरविंद केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दीजिए, 31 दिन मुख्यमंत्री तो आपकी कुर्सी जाएगी, मंत्री भी पद भी जाएगा और पार्टी भी टूट के अलग हो जाएगी। ये, और इस पर
जो है पिछली बार हंगामा हुआ था और वो स्वीकृत नहीं हुआ, अब लेकिन करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं इस बारे में स्पष्ट तौर पर मानना है कि दरअसल जो कुछ भी कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन की कोशिश हो, चाहे SIR की कोशिश हो, चाहे परिसीमन की कोशिश हो, ये दरअसल वो सीढ़ियां हैं जिस पर चढ़कर ये उस मकाम तक पहुंचना चाहते हैं जहां भारत के संविधान को बदला जा सके और इनके हिसाब का संविधान बनाया जा सके। मैं इस बात पर बहुत पूरी तरीके से कन्विंस्ड हूं, और ये एक कोशिश के तौर पर हो सकती है कि भारत में जो सेकुलर और सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो बात है, वहां पे इन दोनों शब्दों को हटा के वहां हिंदू शब्द का इस्तेमाल भी हो सकता है। दूसरी बात यह कि जब मैं जितनी बार इनके संविधान, इनके लिटरेचर को पढ़ने की कोशिश करता हूं, तो मुझे कोई ब्लूप्रिंट नहीं मिलता जिसमें यह लिखा हुआ कि हम इस तरीके का संविधान हम लेकर आएंगे। इसके थोड़े बहुत रिफ्लेक्शन जो है वो मुझे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में मिलते हैं, जो दीनदयाल उपाध्याय ने 1965 पूना में अपने व्याख्यान माला में दिया था, जहां वो फेडरलिज्म को भारत की जो संघीय व्यवस्था है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा मानते हैं। और ये भी कहते हैं कि भारत में धर्मराज्य होना चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति धर्म के साथ है तो उसकी बात महत्वपूर्ण होनी चाहिए, न कि संविधान में वो मेजॉरिटी संविधान नहीं बल्कि संसदीय व्यवस्था के भी खिलाफ है और विल ऑफ द पीपल के भी खिलाफ है, क्योंकि विल ऑफ द पीपल का मतलब कलेक्टिव। लेकिन वो कहते हैं अगर एक भी आदमी के मन में, अगर एक भी आदमी धर्म के साथ है तो उसकी बात मानी जानी चाहिए। ये जो व्याख्याएं हैं, ये डराने वाली व्याख्या है। और ये जो क्योंकि आप भारत को एक होमोजीनियस सोसाइटी के तौर पर क्रिएट करना चाहते हैं, और ये कह देंगे कि हमने भारत में हिंदू शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि सिर्फ वो हिंदुओं के लिए बात नहीं हो रही, बल्कि इस देश के रहने वाला हर आदमी हिंदू, चाहे मुसलमान हो, सिख, पारसी, ईसाई हो। तो ये, और जब मैं इनको और ज्यादा स्टडी करने की कोशिश करता हूं तो मेरे दिमाग में ये बात आती है कि जो संविधान की जो एक रूपरेखा रफ जो मुझे दिखाई पड़ती है, वो कहीं ना कहीं ईरानियन रिवोल्यूशन से एक तरीके से उसका रिफ्लेक्शन मुझे दिखाई पड़ता है, जहां पे कि सब कुछ चुनाव हो रहा है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, वहां बाकायदा एक मजलिस है, पार्लियामेंट भी चलती है, लेकिन इन सबको एक सुप्रीम रिलीजियस लीडर के सामने सरेंडर करना पड़ता है। वो सुप्रीम लीडर और उसके काउंसिल ऑफ जो ज्यूरिस्ट हैं, वो ये तय करते हैं कि कौन राष्ट्रपति पद बनने के योग्य है, कौन चुनाव लड़ने के योग्य है। यानी पूरी व्यवस्था एक काउंसिल ऑफ क्लरिक्स कंट्रोल करते हैं। और क्या वैसी कोई अवधारणा यहां बनाने की कोशिश की जा रही है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे वही व्यवस्था सबसे करीब दिखाई पड़ती है। अब हो सकता है ये मेरी सिर्फ काइट फ्लाइंग हो, क्योंकि मैंने कई जगह, काइट फ्लाइंग नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल काइट फ्लाइंग नहीं है। ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल काइट फ्लाइंग नहीं है। इसका पहला ठोस प्रमाण हम लोगों को मिल चुका है, और हम लोग उस प्रमाण को पता नहीं क्यों नजरअंदाज कर देते हैं। धोखे में हो जाता है नजरअंदाज, क्योंकि राजनीतिक चर्चाएं करते में बहुत सी चीजें हम लोग इंटरनलाइज कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद प्रदान करते ही ये चीज अपने आप में निकल कर आ गई थी। एक व्यक्ति जो कि मुख्य तौर पर धर्मगुरु है, एक मठ का महंत है, वो मठ बहुत ऐतिहासिक है, इसमें कोई शक नहीं। जिस रूप में आज इसका इस्तेमाल हो रहा था उस रूप में उस मठ की स्थापना नहीं हुई थी। वो भगवा वस्त्र पहनता है, कनफड़ा योगी है, बिल्कुल स्थापित रूप से भारत में जो योगियों की परंपरा है उसका सदस्य है तकनीकी रूप से। उस व्यक्ति को देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई का राजनीतिक प्रमुख बना दिया जाता है। और ये एक प्रयोग है जिस प्रयोग को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर कीमत पर बनाए रखने, जीवित रखने का हामी है। इसलिए वो योगी को केवल इसलिए नहीं हटने देता कि मोदी को परत संतुलित करना है, इसके पीछे एक दीर्घकालीन प्रयोग है। ये जो इस्लाम में जो खलीफा की धारणा है, खलीफा क्या है? खलीफा रिलीजियस हेड भी है, यानी मजहबी प्रमुख भी है खलीफा। मैं धार्मिक नहीं कहता हूं, मजहबी प्रमुख भी है और साथ में राजनीतिक प्रमुख भी है। उसी को तो खलीफा कहते हैं। खिलाफत तो शासन पद्धति है। खिलाफत उर्दू का वो शब्द नहीं, लोग गलती में इस्तेमाल करते, वो शब्द मुखालफत है, विरोध करना है। तो खलीफा, ये हिंदू खलीफा योगी आदित्यनाथ क्या है? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा प्रयोग स्वरूप बनाए गए एक हिंदू खलीफा है, जो धार्मिक प्रमुख भी हैं, कर्मकांड भी करते हैं, पौरोहित्य भी करते हैं, एक समुदाय के गुरु भी हैं और साथ में राजनीतिक प्रमुख भी हैं। ये एक प्रयोग वहां से उठकर केंद्र में भी आ सकता है
और उसके आने के काफी, मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% चांसेस हैं, लेकिन उसके अच्छे खासे चांसेस हैं केंद्र में आने के। देखिए, जो बात अभय जी कह रहे हैं ना, मैंने इस बारे में लिखा भी, मैंने कहा कि ये भारत में पहली बार हो रहा है कि रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड दोनों एक ही आदमी है। एक ही आदमी। ये जो है कि ये रिलीजियस एंड पॉलिटिकल हेड एक ही आदमी है, और वो भी उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्य में है। ये अभी क्योंकि कायदे से तो उनको तो वो जो मठ के पीठाधीश्वर वो पद छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। वो उस पद पर अभी भी आसीन है और उसके बाकायदा महंत हैं। तो एक तरफ वो गोरखपंथ, वो जो है जिसको भारत की परंपरा में एक बार रजनीश से पूछा गया कि भाई सबसे बड़े महान 12 लोग कौन हैं जो परंपरा में, तो वो संख्या 4 पर आकर रुक जाती है। तब उसमें गोरखनाथ थे, और जब उनसे पूछा जाता है कि 3 कर सकते, बोले 3 नहीं कर सकते। तो वो आप सोचिए कि वो उनका कितनी प्रमुखता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, कनफटा योगियों की जो परंपरा जिसमें हिंदू और मुसलमान, वो दरअसल एक बहुत सेकुलर और इगैलिटेरियन कॉन्सेप्ट, इगैलिटेरियन है। जो कमजोर जातियों के लोग हैं बहुत बड़े पैमाने पर उनके अनुयायी हैं, उनमें मुसलमान भी शामिल हैं। बिल्कुल, हम तो अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि हम तो अयोध्या के पास के रहने वाले लोग हैं, और गोरखपुर वहां से पास में। तो हमारे गांव में इस तरीके से कनफटा, वो एक यंत्र लेके आते थे, मुझे एक हाथ से यूं ही बजाते हुए चलते, मुझे उसका नाम देखिए ध्यान नहीं आ रहा वो, और वो हिंदू भी होते थे, मुसलमान भी होते थे, उनके कान छिदे होते थे, और उनमें वो कुछ पहनते, जैसे योगी आदित्यनाथ का बाकायदा है। तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, अगर आप देखिए इनका प्रोग्रेशन, अगर आप ध्यान से देखिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल एक छवि लोगों ने पेश करने की कोशिश की, जो हमारे यहाँ कंफ्यूजन में, उसका जो नेक्स्ट प्रोग्रेशन था वो एक नरेंद्र मोदी के तौर पर आता है, जो कट्टर संघी होता है, लेकिन वो पॉलिटिकल आदमी है। नरेंद्र मोदी कुछ भी है, वो पॉलिटिकल आदमी दिखाई पड़ते हैं, उनके अंदर धार्मिकता का वो पुट दिखाई नहीं पड़ता। हालांकि वो सबका लबादा ओढ़ने की कोशिश जरूर करते हैं और अपने आप को एक हिंदूवादी नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं। उसका जो एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है वो है योगी आदित्यनाथ, जो एक रिलीजियस हेड भी हैं और पॉलिटिकल हेड भी हैं। तो क्या हिंदुस्तान के अंदर अगला प्रधानमंत्री वो ऐसा व्यक्ति होगा जो रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड दोनों हो, या उस धारणा को उतारने वाला, व्यवहारिक तब उतारने वाला कोई व्यक्ति हो? इसलिए मैंने कहा कि जितना मैं इनके लिटरेचर को देखता हूं, और मुझे दीनदयाल उपाध्याय का वो लिटरेचर बहुत ऑथेंटिक लगता है, क्योंकि संघ की परंपरा में जो 3 सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स हुए हैं संघ की परंपरा या हिंदुत्व की परंपरा में, सबसे पहले तो सावरकर हैं जिन्होंने हिंदुत्व की व्याख्या पूरी की। गोलवलकर, मैं हेडगेवार को इंटेलेक्चुअल नहीं मानता हूं, क्योंकि हिंदवार बेसिकली संगठन बनाने वाले कांग्रेसी आदमी थे, संगठन बनाना चाहते थे वो। गोलवलकर ने उनकी उस विचारधारा को आगे बढ़ाया, जहां उन्होंने कहा कि अगर कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें माइनॉरिटीज की क्या भूमिका होगी और उनके साथ कैसा न्याय होगा। तो वो उसको इंटेलेक्चुअल लेवल पे एक दूसरे लेवल पे लेके जाए। लेकिन उसका अगला प्रोग्रेशन दीनदयाल उपाध्याय देखते हैं। दत्तोपंत ठेंगड़ी भी थोड़ी बहुत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सावरकर, गोलवलकर और दीनदयाल उपाध्याय, ये 3 वो व्यक्ति हैं जो दरअसल उन विचारधारा को एक लॉजिकल, जिसे कहते हैं ना कि तार्किक इमारत खड़ी करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे आके दीनदयाल उपाध्याय के बाद चूंकि वो लाइन आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं पड़ती, उनके यहाँ कोई इतना प्रखर विद्वान दिखाई नहीं पड़ा। तो जिस धर्मराज्य के बारे में दीनदयाल उपाध्याय बात करते हैं, क्या वो धर्मराज्य की तरफ आगे बढ़ता हुआ कदम मुझे दिखाई पड़ता है? अगर मैं इन सब चीजों को जोड़ूं, क्योंकि कुछ अप्रत्याशित हो रहा है, अनायास तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अप्रत्याशित जरूर हो रहा है। तो जब चीजें अप्रत्याशित होती हैं तो उसके नतीजे भी अप्रत्याशित ही आते हैं। इसमें एक चीज आपने जो कहा है उससे सहमत होते हुए एक और पहलू है जिस तरफ मैं आपका ध्यान खींचूंगा, निश्चित रूप से आपका ध्यान होगा ही, मैं तो केवल उसको दोबारा निकाल के आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप देखिए 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 2017 से पहले यानी 2014 से 17 के बीच में आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी ने अपना जो नरेंद्र मोदी अपने आप को उस वक्त तक केवल राजनीतिक प्रमुख मानते थे। उन्हें धार्मिक प्रमुख मानने का विचार ही योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद आया। उसके बाद वो लगातार धीरे धीरे अपना धार्मिक पक्ष, यानी वो केदार मठ में, केदारनाथ की गुफाओं में तपस्या करने के लिए चित्र खींचने लगे। फिर उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहन के अपने चित्र खिंचवाए, फिर सफेद वस्त्र पहन के उन्होंने अपने चित्र खिंचवाए, हिमालय की कंदराओं में चित्र खिंचवाए। उसके बाद वो मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा करने में जुट गए, जो कि पुरोहितों का काम है। हाँ, मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा शंकराचार्यों का, पुरोहितों का काम है, वो काम करने लगे। और एक बार नहीं, उन्होंने कई बार काम किया। केवल राम मंदिर का नहीं किया, अबू धाबी में जाके किया उन्होंने, संभल में जाके किया, कल्की पीठ की प्राण प्रतिष्ठा की और एक आध और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की।
निरंतर वो अपने आप को एक साधु, संत, महात्मा, और फिर साथ में ये भी उड़ाया गया कि वो तो नॉन बायो, खुद ही कहा हम नॉन बायोलॉजिकल हैं। फिर चंपत राय जैसे चमचों ने कहा कि वो विष्णु भगवान के अवतार हैं। ये सब बातें मैं मानता हूं कि ये पूरी एक उनका हिंदू खलीफा वाला प्रभामंडल वो भी अपना बनाना चाहते थे कि एक बार संत जैसी इमेज, और आरएसएस इस प्रयोग को चलाना चाहता है, चाहे योगी आदित्यनाथ के जरिए चले चाहे नरेंद्र मोदी के जरिए चले। एक बार संत की इमेज स्थापित हो गई, हिंदुस्तान में बहुत से लोग तो केवल इसीलिए वोट दे देंगे कि संत ही हमारा राजा होगा। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और उसमें ये भी जोड़ दी है ना कि वो त्रिशूल और कमंडल लेके एक तस्वीर जो हाँ, सब कुछ प्रधानमंत्री जी ने दिखाई थी, लेकिन उनमें और योगी आदित्यनाथ में बुनियादी तौर पर फर्क है। योगी आदित्यनाथ साक्षात हिंदुत्व है। योगी कुछ भी ना करें, किसी मंदिर में ना जाए तो उनकी हिंदुत्व को लेकर किसी के मन में कोई दिक्कत, और उनको लोग महाराज कहते ही हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी ब्यूरोक्रेसी उनको महाराज ही कहती है, सारे नेता उनको महाराज ही कहते हैं। और हम लोग जो अयोध्या के आसपास के लोग इस बात को जानते हैं कि महाराज जो है वो हमारे यहाँ जो ब्राह्मण आते हैं उनको ही महाराज कहा जाता है, उसी नाम से पुकारा जाता है। तो और वो बड़े खुश होते हैं जब कोई उनको महाराज के नाम से पुकारता है। ये भी देखिए इसमें एक बारीक सी बात है जो मैंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मोदी, और मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ जैसा कोई व्यक्ति जो टेम्पोरल और स्पिरिचुअल दोनों हेड हो। बिल्कुल इसमें जो योगी आदित्यनाथ को जो मुख्यमंत्री बनाने का जो उपक्रम था, ये संघ के द्वारा रचा गया था। नरेंद्र मोदी की स्कीम ऑफ थिंग्स में तो कोई दूसरे सज्जन जिनका नाम मनोज सिन्हा, जो आजकल कश्मीर के अंदर जो उपराज्यपाल बने, उनके लिए तो बाकायदा तैयारी हो गई थी। तो संघ ने योगी को बनाया। संघ तब तक भारतीय जनता पार्टी के मेंबर भी नहीं थे, वो तो विश्व हिंदू परिषद से आते थे और इनकी एक हिंदू वाहिनी थी, युवा हिंदू वाहिनी में चलाते थे। और बाद में जब मुख्यमंत्री बने तो हिंदू युवा वाहिनी को डिसमेंटल करना पड़ा उनको, या उनको करवाया गया। तो एक अपने संगठन से बाहर के व्यक्ति को लेके आना, जिसकी एक धार्मिक छवि है, जो धार्मिक व्यक्ति है दरअसल, उसको इस कुर्सी पर बिठाना और भगवाधारी रखना, तो ये उस योजना का एक हिस्सा है। अब ये केंद्र के पहले लोगों ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो कभी सरकार नहीं बनेगी, वो बन गई। फिर उन्होंने कहा मोदी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, वो हो गई। तो कल योगी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई धार्मिक पीठाधीश्वर इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए, या प्रधानमंत्री शब्द हटा के उसकी जगह कोई एक नई उपाधि लेके आ जाए, तो क्या हैरानी होगी। तो इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा तजुर्बा बताएं। जिस वक्त योगी आदित्यनाथ के नाम की घोषणा हुई तो मैं एबीपी चैनल में बैठा हुआ था, मतलब टीका टिप्पणियों करने के लिए मुझे बुलाया गया था। तो फिर उनकी घोषणा हुई तो मेरे साथ में चंदन गुप्ता भी बैठे हुए थे। चंदन गुप्ता को आप जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में मीडिया सेल में उनके थे, साथ में जुड़े हुए थे। तो चंदन गुप्ता बहुत नाराज हो गए योगी आदित्यनाथ का नाम सुनकर। आप क्यों इतने नाराज हो गए? आप तो भाजपा और सबके पक्ष में, इसलिए थोड़ा ना पक्ष में है कि आप किसको बुला के गेरुआ वस्त्रधारी को जो है वो मुख्यमंत्री बना दें। उन्होंने बाकायदा उस पर वहां अपनी भाजपा समर्थक होने के बावजूद उन्होंने उसके ऊपर अपनी आपत्ति जताई। तो मतलब भाजपा के भीतर भी लोगों को योगी आदित्यनाथ के आने से आश्चर्य भी हुआ था और बड़ी उलझन भी हुई कि ये क्या हो रहा है। इसलिए तो वो भाजपा के समर्थक नहीं थे। लेकिन भाजपा में आए बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि संघ की डिजाइन दरअसल क्या है। तो इसलिए वो जो धर्म राज्य की व्याख्या है वो उस दिशा में आज लेके जाएंगे, 2029 के पहले लेके जाएंगे, 29 के बाद लेके जाएंगे, कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन ये संविधान तो इनके मुफीद नहीं है, ये संविधान उनके हिसाब से नहीं है। तो इसलिए उसमें तो बदलाव ये करेंगे। और मैं इसलिए इन सब चीजों को देखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जब चीजें अप्रत्याशित हो रही हो तब उसका प्रत्याशित नतीजे ही होते हैं, या अप्रत्याशित चीज करने की दिशा में ही अप्रत्याशित चीजें की जाती है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल कम से कम एक मेरी नजर में प्रत्याशित नहीं है। तो मैं उसको उसी नजर से देखता हूं।